अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। कल हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमने मेन डिफरेंस देखा था कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। तो आज हम मेनली बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे और उसमें मेन फोकस होगा ह्यूमन सिक्योरिटी पे कि पाकिस्तान को ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ साथ कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी हैं कि पाकिस्तान शुरू से ही उसको निगलेक्ट करता आया है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं 1947 से लेके, तो 1947 के बाद फ़ौरन बाद जो है वो पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। इंडिया के साथ अच्छे नहीं रिलेशंस रहते थे और इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे रहा था। डिफरेंट लीडर्स ने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है बहुत जल्द वापस दोबारा इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। और अभी तक भी इंडिया के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। वो यही मानते हैं कि ये जो सेपरेशन है ये बहुत बड़ी एक गलती है हिस्ट्री की। यानी 1947 के बाद से ही पाकिस्तान को मेन फोकस किस पे करना पड़ा था, अपने डिफेंस सिस्टम पे। अब उसके बाद 1960s की अगर हम बात करें तो 1960s में भी पाकिस्तान जो है वो अपने डिफेंस पे ज़्यादा मेन फोकस करता है, क्योंकि 1950s में वो किस ब्लॉक को ज्वाइन करता है, वो यूएसए ब्लॉक को ज्वाइन करता है। सीटो सेंटो जो है ये डिफरेंट पैक्ट्स उसके साथ साइन किए जाते हैं। उसके बाद फिर 1980s की अगर हम बात करें तो यूएसएसआर का इन्वेजन जो हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो यूएसए के साथ मिल के जिहाद मूवमेंट चलाता है और यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान से निकालता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है 1990s के बाद यानी 2001 में जब 9/11 का इंसिडेंस हुआ। अब 9/11 में क्या हुआ था कि जो डिफरेंट कुछ एक मिलिटेंट ग्रुप था जिसने न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, उस पे अटैक किए थे। उसके बाद जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान को उसमें भी यूएसए जो है वो शामिल कर लेता है। यानी बिल्कुल स्टार्ट से लेके पाकिस्तान का मेन कंसर्न जो है वो किस पे रहा है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे रहा है। और क्या चीज़ जो है वो निगलेक्ट होती आई है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है उसको निगलेक्ट किया है। और मेन जो यहाँ पे हमने फोकस नहीं पे किया वो है ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उस पर काम नहीं किया कि ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, उनको एजुकेशन, उनकी हेल्थ जो है उस पर किस तरह से फोकस करना है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अब जो है इमर्जिंग डायमेंशंस क्या हैं, कि कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में अगर हम डिफरेंस करें तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वो होते हैं जो कि मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फोर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, मिलिट्री पावर का यूज़ वगैरह हो। लेकिन अगर हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करें तो ये जो है इसमें मिलिट्री सोर्सेज का कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये नॉन मिलिट्री सोर्सेज हैं। यानी कि आपका क्लाइमेट हो सकता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आपके रिसोर्स डिप्लीशन, जैसे कि हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। और पाकिस्तान का मेन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट ये है कि पाकिस्तान वाटर स्कार्स कंट्री बनता जा रहा है। फूड शॉर्टेज है, फूड क्राइसिस जो है ये पाकिस्तान का मेन सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि आने वाले दौर में जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यूथ बल्ज है, तो पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतने फूड रिसोर्सेज नहीं है, हमारी एग्रीकल्चर इतना मजबूत नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें। तो फूड शॉर्टेज जो है ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जैसा कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से मूनसून जो है उसके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश भी जो है उसका भी कोई प्रॉपर टाइम, जैसे मूनसून का पहले एक प्रॉपर टाइम होता था कि इस ड्यूरेशन में मूनसून की बारिशें जो हैं वो होंगी, लेकिन अब जो है वो वेदर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। और नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे फ्लड है, कोई साइक्लोन, सुनामी, इस तरह की चीज़ें जो है ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में आती हैं।
कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ जो हैं उनका आउटब्रेक, जैसे अभी कोविड-19 का था, तो ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इर्रेगुलर माइग्रेशन, अभी पाकिस्तान का जो मेन इशू है वो ब्रेन ड्रेन का है, कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी यूथ है वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रही है। क्यों दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। पीपल स्मगलिंग वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और क्राइम पोजिंग चैलेंजेस के ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये जो आर्टिकल है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हमने एमर्जिंग जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कि जो अब नए सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है फोकस हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन पे, कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। अब देखें, सारी चीज़ें पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड हैं, कि आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आपका फूड इनसिक्योरिटी का इशू होगा, आपके पास इतना वाटर नहीं है, आपके पास वाटर स्कार्सिटी का इशू होगा। आपकी जब यही पॉपुलेशन यूथ बनेगी, तो आपको इस यूथ बल्ज को जो है, आप इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो यूथ होती है वो किसी भी कंट्री का एसेट होती है। एसेट है, सरमाया है, कि कोई कंट्री अपनी उस यूथ को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। वो एक यूथ जो है, वो जो नौजवान जो है, वो जब आपकी मार्केट का हिस्सा बनते हैं, जॉब्स वगैरह में आते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इंडक्ट होते हैं, तो आपकी इकॉनमी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास आपकी इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपका यही यूथ बल्ज जो किसी भी नेशन का एसेट होता है, वो पाकिस्तान के लिए और किसी भी ऐसे कंट्री के लिए जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो यूथ बल्ज जो है वो आपके लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। क्योंकि आप अगर अपनी यूथ को रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी यूथ जो है वो आपके अगेंस्ट होगी। वो डिफरेंट जो मिलिटेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे उनको ज्वाइन करेगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको अपनी फैमिली को मतलब सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो अब वो इल्लीगल मीन्स, इसी वजह से पाकिस्तान में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अब कराची के इसमें केस स्टडी ऐड कर सकते हैं, कि अब देखें कराची में क्या है, लोग वहाँ पे जाते हैं जॉब के लिए, लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर वही नौजवान जो पढ़े लिखे होते हैं, वो क्रिमिनल बिहेवियर उनमें डेवलप हो जाता है, और वो डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह आपका यूथ बल्ज जो है वो आपके लिए लायबिलिटी यानी आपके लिए नुकसानदेह बनता है। डिफरेंट हमने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, फूड शॉर्टेज वगैरह का, और वाटर स्कार्सिटी, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो क्रिएट होती है, जिससे उस कंट्री की जो सिक्योरिटी होती है उसको इंश्योर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब पाकिस्तान के लिए मेन कंसर्न ये है कि ये जो इमर्जिंग न्यू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं, यानी कि नए नए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने इसको किस तरह से हैंडल करना है, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल और जो सोसाइटल इंस्टेबिलिटी है उसको कर्टेल किया जा सके। पाकिस्तान पहले ही डिफरेंट रीजनल और कन्फ्लिक्ट्स में इंडल्ज है, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं हमारे अफ़गानिस्तान के साथ, और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए फिर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो गवर्नमेंट का अब मेन कंसर्न ये है कि हम किस तरह से इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को फिक्स कर सकते हैं। आर्टिकल के टाइटल के अकॉर्डिंग जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे हमने डिबेट की, लेकिन हम मेन कंसर्न जो हमारा है वो ह्यूमन सिक्योरिटी पे है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या मतलब है, कि आपके कंट्री के अंदर जो ह्यूमन हैं, जो आपके कंट्री के सिटीजन्स हैं, आपने उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी है, उनकी फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज़ हैं कि आपने उनको रिज़ॉल्व करना है। तो हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट 9/11 एरा,
पोस्ट 9/11 एरा का मतलब है कि 9/11 का जब से इंसिडेंस हुआ है तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस वॉर का हिस्सा है, वॉर ऑफ टेररिज्म का, कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए यूएसए के साथ मिल के पाकिस्तान ये वॉर लड़ रहा है। तो उसके बाद से पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत बढ़ चुका है, पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो हमने ये डिस्कस करना है कि पोस्ट 9/11 के इरा के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से थ्रेट्स हैं। जैसा कि डिस्कस किया कि ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ मेनली है कि आप उनको फ्रीडम प्रोवाइड करें, फ्रीडम प्रोवाइड करें, उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड करें। उनके पास राइट होना चाहिए कि वो अपनी मतलब कि बिज़नेस जो है अपना रन कर सकें, फ्रीली सोसाइटी में मूव कर सकें। लेकिन 9/11 एरा के बाद जब पाकिस्तान में टेररिज्म स्टार्ट हुई है तो पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि वो लोग अपना बिज़नेस जो है कुछ इलाकों में लोग अच्छे से रन नहीं कर पाते, जहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस हमने चलाए हैं हमारी आर्मी ने इन टेररिस्ट ग्रुप्स को ख़त्म करने के लिए। तो वहाँ पे लोगों को जो है उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर करना काफ़ी मुश्किल रहा है। पोस्ट 9/11 एरा में हमने रद्दुल फसाद ऑपरेशन चलाया, हमने ज़रबे अज़्ब जो ऑपरेशन चलाया उसमें हमने टेररिस्ट ग्रुप्स को तो अटैक किया, लेकिन साथ में ही हमारे जो सिविलियंस थे उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसा कि हमारे सिटीजन्स जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनकी जो कल्चरल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी और थ्रेट्स के कौन कौन से हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में सिटीजन्स को किस तरह के जो हैं वो थ्रेट्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स को प्रॉपर इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाए। लेकिन हमारी कंट्री में थ्रेट क्या है कि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। हमारी स्टेट फेल है लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। सेकंड हमारे पास है फूड सिक्योरिटी, कि लोगों को प्रॉपर फूड मिले और वो फूड जो है वो न्यूट्रिशियस फूड हो। न्यूट्रिशियस फूड का मतलब है कि मेल नॉरिशमेंट जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। स्टंटिंग ग्रोथ और मेल नॉरिशमेंट के, लोगों को फूड तो मिलता है, खुराक तो मिलती है, लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो मेन यहाँ पे कंसर्न है कि लोगों को सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए, जिसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, एक बैलेंस्ड फूड जो है वो प्रोवाइड की जाए। हेल्थ सिक्योरिटी है कि पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं है, लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। मेल न्यूट्रिशन का यहाँ पे मसला है और अनसेफ फूड जो है वो लोग खाने पे मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का इशू है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के यहाँ पे अब ये हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी में इंडक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। तो ये बेसिक राइट लोगों को नहीं मिल रहा कि डिफरेंट जो नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह हैं, फ्लड है, उसकी वजह से भी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। पर्सनल सिक्योरिटी है, सिविल लिबर्टीज़ नहीं है लोगों के पास, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बेसिक उनको राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। अगर हम यहाँ पे बात करें माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटीज़ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि उनके रिलीजियंस के अकॉर्डिंग जो है उनको पूरा फ्रीडम नहीं दिया जा रहा। लास्ट पे बात करेंगे कम्युनिटी सिक्योरिटी की। ये बहुत मेजर इशू है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एथनिसिटी है, डाइवर्सिटी है, कि लोग डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे थ्रेट क्या है कि उनके जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर क्लैशेस हैं। तो ये जो एथनिक वायलेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है,
तो ये मेन हमारा कंसर्न है कि हमारे सिटीजन्स जो हैं वो उनको ये प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। पोस्ट 9/11 इरा हमने डिस्कस किया कि 9/11 के बाद से पाकिस्तान में जो है, जब से पाकिस्तान ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का हिस्सा बना है, तो तब से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। टीटीपी है और डिफरेंट दूसरे मिलिटेंट विंग्स जो हैं वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इस टेररिज्म के डायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के सिटीजन्स पे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। जो सुसाइड अटैक्स होते हैं उसकी वजह से बहुत सारा जो सिविलियंस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और साथ में ही जब हमने इस टेररिज्म को काउंटर करने के लिए डिफरेंट जो ऑपरेशंस किए, ज़रबे अज़्ब है, रद्दुल फ़िसाद है, और अपने नेशनल एक्शन प्लान में जो कि 2014 में स्टार्ट किया था, उसकी वजह से भी हमारे सिविलियंस जो हैं उनका बिज़नेस, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, उन क्योंकि एक प्रॉपर जो है उनको फ्रीडम नहीं था कि उन सोसाइटीज़ में वो फ्रीली मूव कर सकें। तो ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के लोगों को फेस करने पड़े हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है इसमें इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि मेजर जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो किसकी वजह से है? कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की वजह से। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो मेनली उन कंट्रीज़ में ज़्यादा है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इंडस्ट्रीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतनी ज़्यादा है। इट इज़ लेस देन 1%, यानी कि टोटल जो कार्बन एमिशन होती है उसका 1% भी जो है वो पाकिस्तान एमिट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से इतना ज़्यादा उसके ऊपर क्यों असरात हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना और साथ में जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो चाइना और इंडिया की वजह से यहाँ पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स आए हैं। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, वो बहुत तेज़ी से जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। उनकी मेल्टिंग का जो रेट है वो बहुत तेज़ हुआ है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। जो पिछले साल का हमारे मुल्क में फ्लड आया था, यानी सिंध का जो एरिया था वहाँ पे खड़ी फसलें जो थी वो बहुत ज़्यादा तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ था। तो अब देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और उसके बाद जो है फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। तो जब इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका एग्रीकल्चर सिस्टम और ज़्यादा मुतासिर होगा, तो पाकिस्तान में भी फिर फूड इनसिक्योरिटी का इशू जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वाटर स्कार्सिटी जो है ये बहुत बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान इसका सामना कर रहा है। अभी तो कुछ मतलब सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे कि कराची है, इसमें वाटर का मेन इशू है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो भी इसका सामना कर रहे हैं। एक स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 2025 के बाद जो है वो पाकिस्तान वाटर स्कार्स कंट्री बन जाएगा, कि पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व्स हैं, वाटर रिज़र्व्स हैं, जो वाटर टेबल है वो बहुत कम होता जा रहा है, वाटर लेवल बहुत कम हो गया है। अब देखें, एक तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी से डिप्लीट हो रहे हैं। इनकी डिप्लीशन की रीज़न ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इनके पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही वो वाटर कंज्यूम करेंगे फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड फॉर डोमेस्टिक होल्ड, कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी तो आपको पानी चाहिए और ड्रिंकिंग के लिए भी। अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वाटर का यूज़ भी ज़्यादा होगा। एक तो वाटर का यूज़ ज़्यादा है पाकिस्तान में, दूसरा यहाँ पे वाटर को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि मानसून की बारिशें या फ्लड हमारे पास आता है तो इस पानी को हम स्टोर नहीं कर पा रहे। जब इस पानी को स्टोर नहीं कर पाते तो वो सारा ज़ाया हो जाता है, वो समंदर का हिस्सा बनता है। तो एक तो हमारे नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो गए, दूसरा हमने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि हम जो बारिश का पानी है उसको हार्वेस्ट कर सकें। तो ये मेन इशू है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसले का बायस बन सकता है, अगर अभी पाकिस्तान में ने इसको मतलब इस मसले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश ना की तो।
फूड इनसिक्योरिटी का मसला किस वजह से है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट इज़ एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, के एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जो फसलें वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसी से पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब से ये क्लाइमेट चेंज वाला इशू हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हुआ है। और उसके साथ जो दूसरी रीज़न है वो पॉपुलेशन की है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये मेन दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी का इशू जो है वो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान में जो वाटर टेबल है, यानी कि ज़ेर ज़मीन जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो रहा है। तो प्योर वाटर का दूसरा रिसोर्स पाकिस्तान के पास क्या है, वो ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लेशियर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। अब वो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होके दरिया का हिस्सा बनते हैं तो हम उस पानी को स्टोर नहीं कर सकते, फ्लडिंग होती है उसमें। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने डैम्स वगैरह जो हैं वो नहीं बनाए, वो पानी ज़ाया हो रहा है और इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे हमने बात की है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, कि पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है कि उसने किस तरह से अपने पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करना है। प्रॉपर फैमिली प्लानिंग का जो सिस्टम है वो नहीं है, लोग जो हैं वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है। अब जो रिसेंट सेंसस हुआ है, यानी कि जो मर्दमशुमारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग 240 मिलियन पीपल हैं, यानी कि 24 करोड़ से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है। और ये कहा जाता है कि 2030 के बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, यानी कि इतना अगर यही ग्रोथ रेट रहता है तो पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। और पहले ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, पॉवर्टी का है। तो ये सारे मसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कर्टेल ना किया। और यूथ बल्ज जो है, यानी हमारी 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है, यानी नौजवान लोग हैं। और इन नौजवान लोगों को हमें कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं है। अनएम्प्लॉयड है ये सारी यूथ जो है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये यूथ बल्ज जो है वो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बन सकता है। नेक्स्ट पाकिस्तान का अभी जो मेजर इशू है वो है एनर्जी क्राइसिस का। एनर्जी क्राइसिस पे हम सेपरेटली एक पूरा लेक्चर रखेंगे, इसके डिफरेंट रीजंस और सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इसको देखते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो पाकिस्तान का बहुत मेजर इशू है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको चलाने के लिए आपको एक प्रॉपर एक कंसिस्टेंट जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। अगर हमारे पास अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है तो कोई भी जो है फॉरेनर्स वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे नहीं लगाएगा। तो अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो, तो भी हमें अपना जो एनर्जी सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का सबसे मेजर जो इशू है वो है सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जो बहुत ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी एनर्जी का लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, जो एक मेजर इशू है एनर्जी क्राइसिस का। अब दूसरी तरफ जो और एक रीज़न है कि हमारी जो एनर्जी है, जो बिजली वगैरह बनती है, हम मेनली बिजली जो है वो किससे बना रहे हैं, कोल वगैरह यूज़ करते हैं या डिफरेंट ऑयल गैस यूज़ करते हैं उसकी जनरेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास बनती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। दूसरी तरफ हमारे पास ये कि जो हम इंडस्ट्री गैस ऑयल से चला रहे हैं, और ये गैस और ऑयल हम कहाँ से लेते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री से। और जब हम इनको इंपोर्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें, और फिर इससे जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनती है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये चीज़ें जब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे इशू होता है, अभी जैसे कि यूक्रेन और रशिया वाला इशू था, तो उसकी वजह से भी जो
एनर्जी की, यानी कि ये ऑयल की इंपोर्ट वाला सिस्टम था, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। तो एनर्जी क्राइसिस के डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, और पाकिस्तान की जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस जो है वो आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करती है, और आपके जो लोग होते हैं, आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका लाइफ पैटर्न जो होता है वो भी टोटली चेंज हो जाते हैं। अब देखें, आपके पेट्रोल या ऑयल या डीज़ल इसकी जैसे ही कीमत बढ़ती है, तो आपकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जितनी भी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी से लेके बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। तो ये भी डायरेक्टली लिंक है आपके एनर्जी रिसोर्सेज पे। तो अब इस एनर्जी क्राइसिस को हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, हमारे पास मेनली यही सजेशन है कि हम जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हम जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम मेनली रिलाई कर रहे हैं ऑयल गैस पे। तो हमने क्या करना है, हम इनको ज़्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको एक्सप्लॉइट करें, उनको एक्सप्लोर करें, उनको यूटिलाइज़ करें। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एनर्जी मिक्स पे। एनर्जी मिक्स के हम कुछ जो है अपनी एनर्जी इन ऑयल और गैस से बनाएं, लेकिन मेन जो हमारा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट करें। हम जो है हाइड्रल पावर, विंड पावर, सनलाइट जो है उसको यूटिलाइज़ करते हुए एनर्जी जनरेशन की तरफ जाएं। लास्ट में हम डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए देखेंगे कि अगर हम पाकिस्तान में या कोई भी कंट्री जो है वो अपनी कंट्री में ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है, तो उसको किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, उसको कौन कौन से फीचर्स जो हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं वो इंश्योर करने चाहिए। सबसे पहले है पीपल सेंटर्ड, कि आप कोई भी जो पॉलिसी बनाते हैं वो आपकी पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, कि आपकी मेन प्रायोरिटी जो है वो आपके सिटीजन्स होने चाहिए। आप उस पॉलिसी में मेन फोकस इस चीज़ पे रखें कि आपने किस तरह से अपने जो सिटीजन्स हैं उनके डेवलपमेंट करनी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए कि वो सारी जो डायमेंशंस हैं, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसको डील करती हो, और एक होलिस्टिक अप्रोच में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो आपने बनानी है। कोहेरेंस उसमें होनी चाहिए कि आप उसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट करें, उनको आपस में कोहेरेंट करें, और फिर किस तरह से आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो आपने सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो अपनी पॉलिसी में मेंशन करने हैं। फोर्थ पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन का मतलब है कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है ये एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक अप्रोच है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड अप्रोच है। क्योंकि अब देखें, हर एक जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटीज़ हैं, उनके डिफरेंट जो हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पाकिस्तान में जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ हैं। दूसरे जो ममालिक होंगे उनकी अपनी कंट्री के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनसिक्योरिटीज़ होंगी। तो पाकिस्तान ने या कोई भी जो मतलब कंट्री अपनी पॉलिसी जब बनाएगा, जब उसने पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बनानी है, तो उसने अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना है, उनकी क्या क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, और हम उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप कोलैबोरेशन, के अगर आप ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप इसमें पब्लिक को भी इन्वॉल्व करें, और डिफरेंट जो प्राइवेट और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में कोऑपरेट करके जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच बनाएं। इसमें आपने देखना है कि किस तरह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इन रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर यूज़ के लिए आपके पास जो है वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और फिर आपको एक प्रॉपर और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो बना के देंगे। एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन, कि आपने इस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है कि अगर कोई फ्यूचर में नया थ्रेट जो है, कोई नई इनसिक्योरिटी इमर्ज हो रही है, तो आपने उसको बिल्कुल अर्ली एजेस में, बिल्कुल जो अर्ली स्टेजेस हैं उस पे ही किस तरह से प्रिवेंट करना है, उसको किस तरह से कर्टेल करना है। ग्रेटर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, आप कोई भी जो पॉलिसी बनाएं, कोई भी जो फ्रेमवर्क बनाएं,
तो वो रेज़िलिएंट होना चाहिए और वो सस्टेनेबल होना चाहिए कि कोई भी अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो वो पॉलिसी जो है वो आपकी फ़ेल ना हो। आपने एक अच्छी और एक सस्टेनेबल पॉलिसी जो है वो बनानी है, जिसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फ़ीचर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाएंगे। लास्ट पे है बेंचमार्किंग, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। जब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, मेन आपका ऑब्जेक्टिव, मेन आपका टारगेट क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर करना, तो आपके पास एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपने उनको अचीव करना है। और आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी सर्विसेज को, कि कैसे उस पॉलिसी पे काम हो रहा है, उसकी इवैल्यूएशन और असेसमेंट जो है उसके लिए भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएं। लास्ट पे इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे कि जब से 9/11 का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान में ह्यूमन इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। डिफरेंट मिलिटेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से पाकिस्तान का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। उसके अलावा डिफरेंट जो यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, वाटर स्कार्सिटी है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और एग्रीकल्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी इकॉनमी जो है वो उसी पर डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो भी डाउन गई है, और साथ में ही जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है।